गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो लोग पीछे मुड़ मुड़ के बात कर रहे हैं उनका गर्दन हमेशा के लिए पीछे मुड़ देंगे। हाँ, इसलिए पीछे न मुड़े। चलो, एक एक्स्ट्रा पेन कोई लोग दे दीजिए हमको। साइलेंस। हो गया। शांत रहो। पिछले क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आपको फिर से याद दिला देते हैं। कहानी का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक हैं हजारी प्रसाद। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कहानी है। कौन सा इस चैप्टर का विद्या बताइए? निबंध नहीं, ललित निबंध। क्या है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ये जो नाखून क्यों बढ़ते हैं जो लिखा गया है, ये है एक ललित निबंध। इसमें हम लोग पिछले क्लास तक यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आगे देखना है। संभवतः आज ये चैप्टर खत्म हो सकता है। मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा? बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है। जो बड़े बड़े नेता लोग हैं वो कहते हैं वस्तुओं की कमी है, और हम कहते हैं कि दिमाग की कमी है। और मशीन, साइलेंस, और मशीन बैठाओ। जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि वस्तुओं की कमी है और मशीन बैठाओ, और उत्पादन बढ़ाओ, और धन की वृद्धि करो, और बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। एक बूढ़ा था, वो कहा था बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। यहाँ ठीक है, बाहर नहीं। साइलेंस। सुनो, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। आगे देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ। जो अफवाह होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसको हटाओ। जो बहुत पुराने समय से जैसे कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट देती है तो अशुभ होता है, तो ये सब एक मिथ है। ये सब क्या है? मिथ है। तो मिथ्या को हटाओ। जो किसी ने देखा नहीं, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ नहीं, लेकिन फिर भी उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं मिथ। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि बाहर नहीं भीतर, यानी कि दूसरे को मत देखो, अपने आप को देखो। वो वाला बाहर भीतर का मतलब नहीं है। बाहर का मतलब कि किसी दूसरे को जो देखते हो, दूसरे में जो बुराई झांकते हो, वो अपने अंदर देखो। अपने अंदर जो बुराई है उसको खत्म करो। और दूसरों से जो दुश्मनी है, हिंसा है, हिंसा की भावना है एक दूसरे से, उसको दूर करो। मिथ्या को हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो। द्वेष मतलब जलन, एक दूसरे से ईर्ष्या। तो क्रोध, गुस्सा और द्वेष को दूर करो। लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो। अरे वाह। आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। तुम लोग जो समझ रहा है वो वाला प्रेम नहीं, यहाँ एक दूसरे से मिलजुल कर रहने वाली भावना। साइलेंस। हाँ, वो चेहरा से पता चलता है। चलो शांत रहो। तो यहाँ कहने का साइलेंस, कहने का मतलब ये, बताओ, इतना मौका हम देते हैं, इतना मेरे क्लास में हंसता है, लेकिन फिर भी जब शांत रहने के लिए बोलते हैं तब भी हल्ला करता है। जब हम मौका देते हैं, ऐसा नहीं है। राहुल सर जी के क्लास में बिल्कुल समय नहीं मिलता है तो एकदम सब शांत रहे। वो किसी दिन, जिस दिन पढ़ा रहे हैं पढ़ाई के बीच में तो नहीं आएगा, जिस दिन कुछ बातचीत होने लगा उसी दिन होगा। अब मेरे क्लास में है कि रोज दिन कोई ना कोई ऐसा बात आ जाता है जिस पर मौका मिल ही जाता, लेकिन फिर भी शांत नहीं रहता। जब बोलते हैं शांत रहने के लिए तो शांति से सुन लिया करो, समय मिलेगा।
तो इसमें क्या है, कहा यह जा रहा है कि एक दूसरे से घृणा की भावना नहीं रखना है, किसी दूसरे की बुराई को नहीं झांकना है, अपने अंदर देखना है, सब लोग मिलजुल करके रहना है, मिलजुल करके सब लोग को आगे बढ़ाना है देश को। इस तरह की बातें वो बोले हैं कि अपने आप को आगे बढ़ाइए, अच्छी बातें सोचिए, ठीक है। उसने कहा कि प्रेम ही बड़ी चीज़ है, मतलब एक दूसरे से अपनापन ही क्या है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वह हमारे भीतर है। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। स्व का बंधन जो है वो मनुष्य का क्या है, स्वभाव है। जैसे कोई भी काम तो स्वयं करेंगे, वो वाली बात है कि कोई है तो हमारा होना चाहिए, सिर्फ मेरा। अगर पड़ोसी के पास, देखो होता क्या है, पड़ोसी के पास एगो कार है मान लो, और उसके पड़ोसी अगर एगो बाइक खरीद के ले आया तो भाली बाइक कहाँ से खरीद लिया, उसको ये नहीं दिख रहा है कि हाँ मेरे पास उससे ज़्यादा है, उसको ये देखो उसके पास कहाँ है आया उसके पास नहीं आना चाहिए, जो हो सब मेरा हो। तो ये जो मनुष्य का स्व का जो बंधन है, ये मनुष्य का स्वभाव है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं पता नहीं, उसे गोली मार दी गई। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं, उसे गोली मार दी। मेरे अंदाज से यहाँ पे गांधी जी का बात चल रहा है शायद। देखो आगे, आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत आश्चर्य हूँ कि वो जो बूढ़े थे वो मनुष्य के अंदर की बातों को कैसे समझ गए, मनुष्य के चरित्र को कैसे समझ गए, मनुष्य के स्वभाव को कैसे समझ गए, क्योंकि ऐसे तो पता चलता नहीं है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके अंदर क्या विचार है। ठीक है, आगे देखिए। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। आइए करेगा, आओ आराम से आना, फर्स्ट पे बैठो, फर्स्ट पे बैठो आराम से। साइलेंस। लीड किससे हो जाता है तुम लोग को? चलो देखो, शांत रहो। ऐसा कोई दिन आ सकता है जबकि मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। वो संभावना बता रहे कि कोई ऐसा दिन आएगा जब नाखून नहीं बढ़ेंगे, जितना पर छोड़ दोगे उतना ही रहेगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। कहा यह जा रहा है, पहले जो हमारे पूर्वज लोग थे, आदि मानव जो भी थे, उनके पास पूंछ भी हुआ करता था, लेकिन आज के समय में जो मनुष्य है उसके पास पूंछ नहीं। तो प्राणी विज्ञान जो लोग हैं, प्राणी जो जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक लोग हैं, उनका ये मानना है कि बहुत हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद एक ऐसा समय आएगा जिस समय नाखून भी क्या हो जाएगा, बढ़ना बंद हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह से अब हम लोग में पूंछ नहीं होता, सेम उसी तरह उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। जिस दिन से नाखून बढ़ना बंद होगा उसी दिन से मनुष्य की पशुता खत्म हो जाएगी, यानी मनुष्य के अंदर पशु वाला गुण नहीं मिलेगा। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। ये कौन सा अस्त्र है? मरणास्त्रों, देखो तो शब्दार्थ में, इसमें तो शब्दार्थ नहीं, देखो तो शब्दार्थ में नहीं है, शब्दार्थ में मारने वाला अस्त्र हो सकता है, का प्रयोग भी बंद कर देगा। क्योंकि सुनो, जब पशुता, जो एक दूसरे से द्वेष की भावना है, मारने वाली भावना है, वो एक तरह से मनुष्य की पशुता को दर्शाता है। तो जिस दिन मनुष्य की पशुता खत्म हो जाएगी उस दिन वो एक दूसरे को मारना भी छोड़ देगा। तो ये कहा जा रहा है शायद वह मरणास्त्रों का भी प्रयोग बंद कर देगा, एक दूसरे को मारेगा नहीं, जो हथियार ये सब बंद है उस सब के बारे में बोला जा रहा है। तब तक इस बात से छोटे बच्चों को परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। बृहत्तर जीवन में अस्त्र शस्त्रों का बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है, और उनकी बाढ़ को रोकना
मनुष्यत्व का तकाजा है। कहा यह जा रहा है कि हथियार ये सब अस्त्र शस्त्र जो है उसको बढ़ने देना मनुष्य की इच्छा है, और उसे रोकना, उसे कम करना, उसे बढ़ने नहीं देना क्या है, तो मनुष्यत्व यानी मनुष्य की क्या है, तकाजा है। ठीक है, मनुष्य की क्या है वो भावना है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं। तो वही बात है, सबका अपना अपना विचार है। जो युद्ध करना चाहते हैं उनमें पशुत्व का गुण है, जो युद्ध नहीं होने देना चाहते हैं उनमें मनुष्य वाला गुण है। तो यही कहा जा रहा है मनुष्यत्व का। आगे देखिए, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास है, बिना सिखाए आ जाती है। मनुष्य के अंदर जो घृणा है, एक दूसरे से दुश्मनी है, ईर्ष्या है, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। कहा यह जा रहा है, घृणा, मनुष्य के अंदर जो घृणा है अनायास है, बिना सिखाए आ जाता है, सीखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। वह पशुत्व का घोतक है और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। कह रहा है कि अपने को संयम में रखना और दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, ये क्या है, तो स्वधर्म है। मनुष्य का क्या है, ये स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। कहा यह जा रहा है कि बच्चे को इस बात की जानकारी हो कि तपस्या करके, इंतजार करके जो भी चीज़ हासिल होता है वो मनुष्य की महिमा को सूचित करता है, उसकी ताकत को सूचित करता है, उसके धैर्य को सूचित करता है। ठीक है, आगे देखिए, सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। कहा यह जा रहा है कि सफलता और चरितार्थ में अंतर है। सफलता एक अलग चीज़ है और चरितार्थ एक अलग चीज़ है। सफलता अगर आपको पाना है तो आप अच्छे चरित्र के साथ भी पा सकते हैं, बुरे चरित्र के साथ भी पा सकते हैं। रावण के पास सोने का लंका था, रावण के पास सीता माता भी कुछ दिन के लिए गई, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं था, वो किडनैप करके ले गया था, क्या, हरण करके, सॉरी किडनैप बोले, हाँ वही सेम टू सेम है, पर्यायवाची है समझो। तो वो हरण करके ले गया था बिना बताए। अगर वो इस तरह से ले जाता कि माते मेरे घर पे पधारी है तो वो एक अच्छे सूचक में होता, और किसी को जबरदस्ती ले जाना वो एक चरित्र में कमी दिखाती है। तो वही कहा जा रहा है, सफलता आपका चरित्र अच्छा हो या बुरा हो उससे मतलब नहीं है, आप दोनों में सफल होंगे। जैसे मैं रतन टाटा जी का नाम सुना है, वो दान, ये सुनो शांत रहो, वो दान ये सब करते थे तो वो भी सफल है। दाऊद इब्राहिम का भी नाम सुना होगा, वांटेड, 20 देशों की पुलिस ढूंढ रही है। तो वो क्या है, वो अच्छे चरित्र में नहीं है, लेकिन सफल वो भी व्यक्ति है, उसके पास भी ऐशो आराम, किसी चीज़ का कोई कमी नहीं, लेकिन वो छुप रहा है तो उसका कर्म अच्छा नहीं। दाऊद इब्राहिम को नहीं जानता, अंडरवर्ल्ड डॉन भारत का, अभी तक नहीं पकड़ाया, पता नहीं कहाँ। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, मुकेश अंबानी अभी नहीं, हो सकता है भविष्य में कहीं पता चले, लेकिन अभी वो उस लिस्ट में नहीं है। आगे देखो, तो वही कहा जा रहा है कि सफलता और चरित्र में अंतर है। आपका चरित्र कैसा है, सफलता पर उससे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। हो सकता है बाद में आप सफल व्यक्ति हैं, बाद में आपका चरित्र बुरा है तो सफल से असफल की ओर बढ़ जाइएगा, वो अलग बात। तो मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, मरणास्त्रों के संचयन करने का मतलब है कि हथियार ये सब का जो हम लोग इकट्ठा करके रखे हुए हैं वो,
बाह्य उपकरणों से, यानी अपने शरीर के बाहर। ये जो हथियार है नाखून, ये हमारा हथियार है, शरीर का हथियार है। लेकिन जो बाहर से जो बंदूक, गोली बारूद ये सब है, वो बाह्य हथियार हुआ। तो बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से, बाहुल्य मतलब बहुत ज़्यादा, वस्तु उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े अंडवार के साथ सफलता नाम दे रखा है। अब जैसे मान लो इसमें किसी का मन होगा कि मेरे पास आईफोन हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। बहुतों का मन होगा, चलो शांत हो। अब जैसे मान लो उसके पास एक अस्त्र आ जाए, कोई गन, तो किसी से भी वो छीन सकता है, लेकिन उसका चरित्र क्या हो गया? बुरा हो गया। सफलता तो मिल गया कि आईफोन आ गया मेरे पास, लेकिन चरित्र कैसा हो गया? खराब हो गया। तो वही बातें यहाँ पर कही जा रही। ओए पीछे साइलेंस, देखो इधर, हो गया, देखो आगे देखो। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। मनुष्य की चरितार्थता किसमें है? प्रेम में। ठीक है। त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। वो जो नाखून है वो मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है जो मनुष्य के अंदर मनुष्य को सफलता पा लेने में मदद करती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कहा यह जा रहा है कि मनुष्य जो है वो अपने नाखून को काट देता है, तो यानी कि अस्त्र को नष्ट कर रहा है। नाखून भी तो एक प्रकार का अस्त्र ही है। तो नाखून को अगर काट दे रहा है तो वो अस्त्र को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो अस्त्र को नष्ट करना मनुष्य की सफलता को दर्शाता है, उसके चरितार्थ को दर्शाता है, क्योंकि अस्त्र को हम लोग नष्ट कर रहे हैं। आगे देखिए, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। कौन बढ़े ले? ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लास्ट में क्या कहते हैं कि जो नाखून है अगर वो फिर भी बढ़ता है तो बढ़े, उसको तो हम जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं। बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसे बढ़ेगा, काट देंगे, फिर बढ़ेगा, फिर काट देंगे, फिर बढ़ेगा, फिर काट देंगे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत इस चैप्टर में? अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या देखें, एक प्लेन पेज पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो कहानी का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। साइलेंस। ये है आपका चैप्टर। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कहानी है, कविता है, निबंध है, भाषण है, क्या है? तो ललित निबंध। ललित निबंध। कौन सा निबंध है? ललित निबंध। इस कहानी में नाखून को क्या कहा गया है? तो अस्त्र। नाखून को क्या कहा गया? नाखून को क्या कहा गया? अस्त्र कहा गया, हथियार एक तरह से मनुष्य का। इसके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1900। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में। ओए हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं। ललित निबंध है। नाखून का इसमें चर्चा किया गया है। नाखून को किससे तुलना किया गया है? तो अस्त्र से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1979 में। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावे भी बहुत कुछ याद रखना है। क्या नहीं? देखो, अब ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनको डी लिट की उपाधि मिली थी। डिलीट एक साथ नहीं, डी लिट अलग अलग। शांत रहो। ये जैसे कि एक डॉक्टरेट की डिग्री होती है, जैसे पीएचडी जब करते हैं ना, तो डॉक्टरेट की डिग्री होती है।
डी लिट का फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा रहता है डी लिट शॉर्ट में। जैसे IAS, तो IAS को हिंदी में लिखना होगा तो ऐसे लिखेगा IAS, ऐसे लिखता है हिंदी में। उसी तरह से ये है डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। और PhD जो होता है डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ठीक है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो वहाँ पे लिटरेचर में अगर आपको PhD किए हैं तो डॉक्टरेट, तो वही डी लिट की उपाधि उनको मिली थी कहाँ से? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से मिली थी? ठीक है। इसके अलावे ये कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, जिसमें पहला कौन सा था? इलाहाबाद, बोलो। काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, थ के ध लिख दिए। काशी विश्वनाथ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय को ही हम लोग यूनिवर्सिटी बोलते हैं। उसके बाद चंडीगढ़, साइलेंस, दूर तरह का ओई, और उसके बाद पटना। शांत रहो। ये प्रोफेसर थे इन तीन विश्वविद्यालय के। उसके अलावे इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला था? तो डी लिट मिला था और पद्म भूषण, पद्म भूषण। तो ये सब जो हाइलाइटेड पॉइंट है ये सब आपको याद रखने की जरूरत है। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं ना? तो अगले क्लास में इसका जो जो भी इसका क्वेश्चन ये सब होगा वो हम लोग करेंगे। होमवर्क आप लोग के लिए है, होमवर्क है सारांश। घंटी साहब हो गया? नहीं लगना, चलो। सारांश लिख करके लाना है। और सुनो, जो भी सारांश छाप करके लाएगा, हो सकता है तो अगले दिन उसको कुटाई भी लग सकती है। छाप करके नहीं लाना है, खुद से लिखना है। जब हम शब्द पढ़ेंगे तो वो अपने आप पता चल जाता है कि खुद से लिखा है कि छापा है। शब्दों के समूह से ही पता चल जाता है कि वो कहाँ से लिखा है। क्योंकि कहीं से अगर छापेगा तो उसमें थोड़ा सा भारी भरकम शब्द रहेगा और उसका मतलब नहीं पता रहेगा। तो ठीक है, आज थोड़ा जल्दी हो गया है, कम चैप्टर था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।